बहुत बहुत स्वागत मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भाई बहनों का। और आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में जब भी बात अतिथि शिक्षकों की होती है तो स्कूल और पढ़ाई में सबसे अव्वल रहने वाले और पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक होते हैं। किंतु आज आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हुए बेरोजगार और उनके लिए कोई भी रोजगार का रास्ता नहीं खोल पाई सरकार। इसको बीच को लेकर आपको बता देते हैं कि ज़िले भर के 72,000 अतिथि शिक्षक हो गए बेरोजगार। इसी को लेकर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश की पूरी जानकारी आपको डिटेल पूर्वक बताते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है इस आदेश के अनुसार। प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा निकला हुआ आदेश और 1/5/2025 समस्त विभागीय आयुक्त, संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड अधिकारी और समस्त संकुल प्राचार्य हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2024-25 बीतने के पश्चात 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को नवीन पंजीयन पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को जानकारी उद्घोष करने हेतु आपको बता देते हैं, वर्ष 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु 2 मई से लेकर नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर किया गया है। आपको बता देते हैं, GFMS पोर्टल अब बंद हो जाएगा और सारी जानकारी 3.0 पर उपलब्ध रहेगी। इनके 2 महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देते हैं कि जो नवीन आवेदक हैं, जो पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे पोर्टल पर अपना पंजीकृत कर अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता और दस्तावेज अपलोड कर प्रविष्टि कर अपनी प्रोफाइल लॉग कर सत्यापन कराएंगे। पूर्व से पंजीकृत ऐसे आवेदक जो अपनी जानकारी के संशोधन चाहते हैं, वे अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेशन कर आसानी और अपनी प्रोफाइल लॉग कर सत्यापन कराएंगे। ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत एवं उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर पुनः प्रविष्ट कराना होगा, तभी जाकर प्रोफाइल का सत्यापन कराएंगे। अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने वाले इच्छुक समस्त आवेदकों को पोर्टल पर दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। और इसमें आपको बता देते हैं कि जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और जो नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए इसमें पंजीयन कराना होगा। चलिए, महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको बता देते हैं। 2 मई से लेकर यह 12 मई तक कार्य चलेगा। इधर आवेदकों को द्वारा 3/5/2025 से 13/5/2025 तक आवेदकों का दर्ज पंजीयन सत्यापन कराया जाएगा। इसी बीच आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और अपर संचालक के द्वारा यह आदेश निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी आपको डिटेल पूर्वक बताई गई है। कोई भी परेशानी है तो आप YouTube चैनल प्रकाश रन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको इस YouTube चैनल प्रकाश रन के माध्यम से दी जा रही है। और इस फॉर्म में आपको किस तरह से कार्य करना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर बड़े स्लोली रूप से आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप चिंता ना करें, वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। और हमारे जो भी MP ऑनलाइन वाले भाई बंधु हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान समझ लें और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों का सही तरीके से उनका कार्य करेंगे, और ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। और पूरी शिक्षण व्यवस्था होने के पश्चात फिर इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा, जिस स्कोर कार्ड के निकलने के पश्चात आपको स्कूलों में ज्वाइनिंग दी जा सकेगी। ये सारी प्रक्रिया आपको इस तरह से आपको बता दी गई है। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके YouTube चैनल प्रकाशन के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। PSC की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए कल ही बीते
दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए आईटी और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिले। इसलिए 27 तारीख के आईटी इनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर, ग्वालियर इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो ज़रूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे इस बदलते समय में सब वक्त के साथ सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का समय है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब हम शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है, तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है, लेकिन राज्य वाले बच गए हैं। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, तुरंत लागू करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारी 1/7/2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी मनाकर के किया जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। विदिशा जिले के 3 कृषि मंडियों में करोड़ों का घोटाला हुआ है। कृषि मंडी में लाखों के गबन का मामला सामने आया है। कुरवाई मंडी में 94 लाख रुपए का गबन हुआ है। लटेरी मंडी में 5 करोड़ का घोटाला किया गया है। वहीं गुलाबगंज मंडी में 75 लाख का फर्जीवाड़ा हुआ है। मंडी सचिव और अकाउंटेंट पर आरोप लगाए गए हैं। फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। विदिशा जिले की कृषि मंडियों में घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे। कुरवाई, लुटेरी और गुलाबगंज मंडी में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। सभी मामलों में मंडी सचिव और अकाउंटेंट द्वारा फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। तो कृषि मंडियों वो जांच एसडीएम साहब के यहाँ से थाने आई, उसमें लगभग 75 लाख का गबन हुआ है। ये राशि अभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद बढ़ भी सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हुई है, जैसे कि इन्होंने फर्जी बिल लगाए हैं, कुछ प्रोडक्ट जो नहीं लिए गए किंतु उनके भी बिल लग गए, और इसमें सीमेंट के, एलईडी के और अन्य प्रोडक्ट थे। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। वो जांच एसडीएम साहब के यहाँ से थाने आई, उसमें लगभग 75 लाख का गबन हुआ है। ये राशि अभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद बढ़ भी सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आजादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसीलिए कई मायनों में सबसे हटकर के, ये अलग बात है हमारे दल की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उन्हें 24 दलों को मिलाकर सरकार चलाई, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश हितैषी फैसलों के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए, ये युग परिवर्तन का समय है।
देश की ऐसी सारी बातों को जिसके कारण से देश में अतीत के घटनाक्रमों से बहुत कष्ट हुआ, उन कष्टों के निवारण की दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जब उनने जातिगत जनगणना को जोड़ करके जनगणना की बात कही। कैबिनेट के इस फैसले से समता, समरसता, सुशासन, सामाजिक न्याय के एक नए युग का शुरुआत होता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का पूर्णतः समर्थन करता हूं। उनका ये निर्णय वंचितों, पिछड़ों को नीति निर्माण के केंद्र में रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का ये परिलक्षण है। खास करके अब कांग्रेस और राहुल गांधी और विरोध के वो सारे लोग जिन्होंने दो मुही नीति चलते हुए सभी मामलों में मुंह की खाई है, आज वो कह रहे हैं कि हमारे कहने पे जातिगत जनगणना, ये वो भूल गए कि उनके बाप दादाओं की सरकार पहले रही है। उनके नाना, उनके पापा, उनकी मम्मी की भी सरकार पीठ पीछे से मनमोहन सिंह की सरकार चलाती थी, लेकिन वो निर्णय नहीं करा पाए। अब वो किस मुँह से कहेंगे कि हमने सरकार को बाध्य किया और हमने निर्णय कराया। ये ख्याली पुलाव जिस प्रकार से पका रहे हैं जनता सब जानती है। कांग्रेस की और सारे विरोधियों की पोल हर बार खुली है। एक एक फैसला जो देश हित में होना चाहिए वो सारे फैसले और कठोरता के साथ फैसले लागू कराने का मादा अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने। मैं मान के चलता हूँ आज के समय की आवश्यकता थी। यशस्वी प्रधानमंत्री क्रमशः वो सारे फैसले करते जा रहे हैं जो युग परिवर्तन की तरह जनता में और इतिहास में सदैव याद किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः जातिगत जनगणना करने की उनको बधाई। So my name is Shakti Dubey. I belong to Prayagraj district of Uttar Pradesh. I have done most of my schooling and graduation from Prayagraj itself. I did my bachelor's from University of Allahabad and then I moved to Banaras Hindu University to complete my post-graduation in biochemistry, which I have completed in 2016 and 2018 and since then I have been preparing for the civil services exam. आर्ट्स की बात करें, मुझे नहीं लगता आर्ट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी स्टडी टाइम। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं रूटीन रखा कि इतने बजे उठना है या इतने बजे सो जाना है। मेरा ये एक चीज़ होती थी कि लाइक एक दिन में मुझे 4 चीज़ें करनी है। पहला है करंट अफेयर्स, जिसके लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। सेकेंड है जीएस पढ़ना है, वो मेन्स और प्रीलिम्स ओरिएंटेड। थर्ड ऑप्शन ऑप्शनल का एक स्लॉट होता था जिसमें मुझे अपना ऑप्शनल करना है। और फोर्थ स्लॉट मैंने हमेशा से प्रैक्टिस कर रखा है। अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो उस वक्त मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, मेंस आ रहा है तो उस वक्त मैं उस दौरान मैं आंसर राइटिंग करती थी। तो ये 4 चीज़ें बैलेंस थी जो एक दिन में प्रॉपर होनी चाहिए थी। कभी 8 घंटे पढ़ाई हुई है, कभी 10 घंटे पढ़ाई हुई है, एग्जाम के पास तो 12 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी है। क्योंकि यूपीएससी की जो ये जर्नी है, इनिशियली आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हो जब आप आते हो इस प्रिपरेशन में, तो उस वक्त आपके पास इतनी स्टैमिना, एनर्जी भी होती है कि आप पढ़ ले जा रहे हो। अभी जब 5th अटेम्प्ट तक आप आते हो, एक तो पहली बार जो वो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों पे यू हैव टू वर्क। तो वहाँ पे धीरे धीरे टाइम इट हैज़ रिड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है ब्रेक्स। आई थिंक बच्चों को ये लगता है कि घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल नहीं है कि हम इतना ओवरफ्लड कर लें। सो हर 15-20 दिन पे मैं हाफ डे का ब्रेक रखती थी कि जैसे आज सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, रिमेनिंग 4-5 घंटे मैं अपने लिए फ्री रखूँगी। सो ये एक प्रॉपर बैलेंस और मिक्स्ड था एक प्लान जो मैंने फॉलो किया।